वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में लास्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियोमीटर एज एन एरर डिटेक्टर पढ़े थे और देखे थे कि उसका एप्लीकेशन जो है वो इंडस्ट्रीज में है। आज का हमारा टॉपिक है डीसी सर्वो मोटर, जो कि एसबीटी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। लगभग हर एग्जाम में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के एक नए क्वेश्चन सर्वो मोटर पे रहता है, चाहे वो 4 नंबर में हो चाहे वो 6 नंबर में हो। ठीक है, सर्वो मोटर में जो क्वेश्चन पूछता है, एक्चुअली सर्वो मोटर दो टाइप के होते हैं, फील्ड कंट्रोल्ड एंड आर्मेचर कंट्रोल्ड। तो ऐसा देखा गया है कि दोनों ही टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। डिस्क्राइब वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर, और दूसरा कि डिस्क्राइब वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर। तो दोनों ही आपका तैयार रहना चाहिए और दोनों ही आपको आना चाहिए। आपको जो नोट्स जाएगा इसका, उसमें आर्मेचर कंट्रोल्ड ही है, तो यहां पर जब हम फील्ड कंट्रोल बनाएंगे तो उसको आप यहीं से नोट कर लेंगे। ठीक, अब डीसी सर्वो मोटर का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री में काफ़ी एप्लीकेशन में यूज होता है इसका। उसके साथ साथ जो रोबोटिक्स है उसमें इसका बहुत एप्लीकेशन है। जहाँ पर भी किसी सीडी को, किसी कॉम्पैक्ट डिस्क को घुमाना है, हालांकि कॉम्पैक्ट डिस्क का भी यूज है नहीं, बट पहले जब उसको घुमाना होता था तो सर्वो मोटर का यूज करते थे। देयर आर मेनी यूजेस। तो आज हम लोग जानेंगे अच्छे से कि सर्वो मोटर कैसे काम करता है और उसको हम लोग कंट्रोल सिस्टम में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मोटर है डीसी सर्वो मोटर, तो ये तो मशीन का टॉपिक है। बट वाई वी आर स्टडिंग दिस इन कंट्रोल सिस्टम या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो देखिए, डीसी मोटर तो आप लोग जानते हैं क्या होता है। अब ये है डीसी सर्वो मोटर। तो डीसी सर्वो मोटर इज एक्चुअली डीसी मोटर प्लस सर्वो मैकेनिज्म। डीसी मोटर प्लस सर्वो मैकेनिज्म मतलब डीसी मोटर के साथ अगर एक सर्वो मैकेनिज्म को ऐड किया जाए तो फिर वो बन जाता है डीसी सर्वो मोटर। यहीं पर अगर डीसी की जगह एसी हो, एसी सर्वो मोटर हो जाएगा। डीसी की जगह एसी मोटर के साथ सर्वो मैकेनिज्म ऐड किया जाए तो हो जाएगा आपको एसी सर्वो मोटर। वो भी आपको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आखिर डीसी सर्वो मोटर में क्या डिफरेंस होता है डीसी मोटर के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि डीसी मोटर जो है वो एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? स्विच ऑन किए मोटर चालू, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, लेकिन डीसी सर्वो मोटर जो है वो एक क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम है। ये क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम किस तरह से, देखिए डीसी सर्वो मोटर में क्या होता है कि जैसे नॉर्मल अगर डीसी मोटर है तो आप उसको स्विच ऑन करेंगे, उसके आर्मेचर को सप्लाई देंगे, फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देंगे, तो मोटर विल स्टार्ट मूविंग, मोटर मूव करना शुरू करेगा। दैट इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मोटर कुछ एंगल ही मूव करे, कुछ एंगल ही मूव करके रुक जाए, या आप ये चाहते हैं कि मोटर एक पार्टिकुलर स्पीड पे ही चले, इसी स्पीड पे रन करे, तो दोनों ही केसेस में कुछ डिजायर्ड आ रहा है ना। कंट्रोल सिस्टम क्या होता है कि जो आपका डिजायर्ड आउटपुट है, जो आपको चाहिए, जब आप वो डिमांड करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं कंट्रोल, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम शुरू होता है। सिंपल डीसी मोटर आप स्विच ऑन किए, चलने लगा, आपको इससे कुछ नहीं है कि हमको इतना स्पीड चाहिए या इतना ही एंगल मूव करे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब आपको ये रिक्वायरमेंट है, ये जरूरत है कि हमारा मोटर इतना ही एंगल मूव करे, फिर दोबारा इतना ही एंगल मूव करे, जब आप चाहते हैं कि उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम अपने हिसाब से रखें, या आप चाहते हैं कि उसकी वेलोसिटी को हम अपने हिसाब से रखें, तो फिर आपको एक क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा। क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि एक्चुअल जो आउटपुट है और आप जो आउटपुट चाहते हैं, वो दोनों के बीच में जो एरर है वो कम हो। जो एक्चुअल आउटपुट है उससे इंफॉर्मेशन आए
और जब तक एक्चुअल आउटपुट और डिजायर्ड आउटपुट दोनों सेम ना हो जाए तब तक आपका कुछ मैकेनिज्म चलता रहे ताकि वो दोनों के बीच जो एरर है वो रिड्यूस हो। तो वही काम होता है डीसी सर्वो मोटर में। डीसी सर्वो मोटर को आप जिस एंगल पे चलाना चाहेंगे, अगर आपने उसमें 60 डिग्री चलाना चाहते हैं, 60 डिग्री आपने सेट किया है, तो मोटर 60 डिग्री मूव करके फिर रुक जाएगा, फिर 60 डिग्री तो फिर 60 डिग्री ही चलेगा। या अगर आप कोई पार्टिकुलर स्पीड चाहते हैं तो वो उसी स्पीड पे चलेगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि अगर कोई बड़ा सा सिंक्रोनस जनरेटर है और उसके स्टेटर को आपको उसके स्टेटर में अगर स्लॉट्स काटने हैं और सपोज आपको 60 डिग्री पर स्लॉट्स काटने हैं, तो सिंक्रोनस जनरेटर का जो स्टेटर है वो बहुत ह्यूज बॉडी होता है, उसको आप हाथ से ऐसे घुमा के, जैसे अभी आपको यहाँ पे स्लॉट काटना है, कोई आप कटिंग मशीन ले जाके उसको स्लॉट को काटेंगे तो कट गया, फिर दोबारा आपको 60 डिग्री पे काटना है, तो आप उसको हाथ से नहीं घुमा सकते हैं, इट इज़ हैवी। उसको घुमाने के लिए आपको एक मोटर का यूज़ करना पड़ेगा, डीसी मोटर, जो कि उसको घुमाएगा। अब अगर सिंपल डीसी मोटर होगा तब तो वो उसको धीरे धीरे ही सही लेकिन कंटिन्यूसली घुमाते रहेगा, उसमें तो आपका काम होगा नहीं काटने का 60 डिग्री पर। तो आपको एक डीसी सर्वो मोटर चाहिए जिसका एंगल सेट किया हुआ रहेगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पर आपने कटिंग मशीन यूज किया, स्लॉट काट दिया, आप मोटर को ऑन किए, फिर वो 60 डिग्री ही घूमेगा और 60 डिग्री घूम के फिर आपके सामने रुक जाएगा। फिर आप कटिंग मशीन से स्लॉट काट लीजिए, फिर मोटर ऑन किए, फिर वो 60 डिग्री घुमा, फिर कट, फिर 60 डिग्री घुमा। तो ये आपको इस टाइप का एप्लीकेशन चाहिए, तो वहां पर आपको डीसी सर्वो मोटर चाहिए। मतलब समझ में आ गई बात। डीसी सर्वो मोटर आर स्पेशली डिजाइन्ड मोटर which gives desired angular position और desired velocity। जो आपको एंगुलर पोजीशन चाहिए या जो आपको डिजायर्ड वेलोसिटी चाहिए वो देता है बाय द हेल्प ऑफ ए सर्वो मैकेनिज्म। ठीक है, अब सर्वो मैकेनिज्म क्या होता है? सर्वो मैकेनिज्म में बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक होता है पोटेंशियोमीटर एज एन एरर डिटेक्टर और दूसरा होता है एक एम्पलीफायर। ठीक है, एम्पलीफायर मेनली वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, ऑप एम्प, जो कि आप आई थिंक आपने अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर भी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जब डीसी मोटर के साथ इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं तो एक डीसी सर्वो मोटर बन जाता है। कैसे बनता है हम लोग अभी देखेंगे, इसका पूरा कंस्ट्रक्शन बना हुआ अभी देखेंगे इसको। आपको एक बात और बताएं, सर्वो मोटर दो टाइप के हैं, एक होता है फील्ड कंट्रोल, एक होता है आर्मेचर कंट्रोल। दोनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी सर्वो मोटर। देखिए उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप का है। जो मोटर है वो तो आपका सिर्फ ये है, दिस इज मोटर, लेकिन इसको सर्वो मोटर बनाने के लिए ये पूरा का पूरा व्यवस्था किया गया है। देखने में बड़ा लगता है बट इट इज नॉट लार्ज। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले आप इसको तो पहचानते हैं, पोटेंशियोमीटर। आपको देखने में ये लीनियर लग रहा होगा, लेकिन 3 डायमेंशनल यहाँ नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम नहीं बनाए, लेकिन ये वो वाला है, हेलिकल वाला है जो हम लोग देखे थे। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं एरो, हमने हेलिकल में भी देखा था एरो। अब ये जो एरो देख रहे हैं हम, ये एरो एक गियर के थ्रू कपल्ड होता है लोड से, है ना। जितना एंगल लोड घूमेगा उतना एंगल ये एरो भी घूमेगा, थीटा सी या कंट्रोल्ड एंगल। थीटा सी मतलब कंट्रोल्ड एंगल। ठीक है, अब क्या होता है कि ये मोटर है, ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये है मोटर का शाफ्ट। ठीक है, मोटर का जो शाफ्ट है, मोटर का शाफ्ट मूव करेगा, शाफ्ट से कनेक्टेड है गियर्स। तो जब मोटर मूव करेगा, उसका शाफ्ट मूव करेगा, तो गियर के थ्रू लोड भी मूव करेगा। ठीक है, मोटर मूव करेगा, उसके शाफ्ट से कनेक्टेड एक गियर है और गियर से ये लोड कनेक्टेड है। तो जब गियर मूव करेगा तो लोड भी मूव करेगा, और जब लोड मूव करेगा तो पोटेंशियोमीटर का ये जो एरो वाला नीडल है ये भी मूव करेगा। ठीक है, उस हेलिकल पे। और पोटेंशियोमीटर का ये जो दूसरा वाला जो है हेलिकल, इसको कहते हैं थीटा आर, रेफरेंस एंगल। मान लीजिए आपको मोटर को
30 डिग्री पे या 60 डिग्री पे रोकना है, चला मतलब 60 डिग्री चलाना है, तो आप इस रेफरेंस वाले पार्ट को, ये हम लोग देख चुके हैं पोटेंशियोमीटर वाले टॉपिक में, इस रेफरेंस वाले को 60 डिग्री पर सेट कर देंगे। ठीक है, 60 डिग्री पर सेट कर देंगे। और ये जो है ये स्टार्टिंग में 0 डिग्री पे रहेगा नीचे में, और यहां से वायर गया है एक एम्पलीफायर में। ठीक है, अब उसके बाद क्या है वो हम लोग समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप यहां समझिए कि सपोज आपने 60 डिग्री पर इसको सेट कर दिया। ठीक है, आपने मोटर को ऑन किया। ठीक है, मोटर मूव करना शुरू करेगा। स्टार्टिंग में जब यहां पे 60 डिग्री है और यहां पे 0 डिग्री है, ठीक है, तो यहां पर कुछ वोल्टेज मिलेगा। हम देख चुके हैं पोटेंशियोमीटर में, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं करें ज़्यादा। हम लोग देख चुके थे कि अगर एक साइड कुछ एंगल पर सेट है और दूसरा साइड अगर 0 है, तो दोनों के वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है वही आगे ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री पर सेट है, ये अगर 0 डिग्री पर है, तो दोनों के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो जाएगा एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को, और वहां से ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो वोल्टेज देगा किसको, यहां पर एक डीसी जनरेटर है, उस डीसी जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग को। ठीक है, डीसी जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देगा। तो क्या होगा कि डीसी जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देगा, तो ये जनरेटर, ये जो जनरेटर है ये कुछ वोल्टेज जनरेट करके देगा मोटर को। कहीं कहीं पे किसी बुक में, या आप ऐसा भी देख सकते हैं कि डायरेक्टली ये सब ना रख करके डायरेक्टली ऐसे भी दिया हुआ है ना, डायरेक्ट सप्लाई टू डीसी मोटर। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी सही है कि यहां से जो वोल्टेज का डिफरेंस मिला उसको हम डायरेक्टली किसको दे रहे हैं, एम्पलीफाई करके डायरेक्टली किसको दे रहे हैं, मोटर को दे रहे हैं। ठीक है, एम्पलीफायर यहां क्यों लगाते हैं हम आपको बताएंगे, बट ये एम्पलीफाई करके वोल्टेज किसको दे रहे हैं, मोटर को दे रहे हैं। यानी यहां पे 60 डिग्री है, यहां 0 डिग्री है, कुछ वोल्टेज आया, एम्पलीफायर ने उसको बढ़ा करके दिया किसको, मोटर को। मोटर मूव करना शुरू किया। ठीक है, मोटर मूव करना शुरू किया, साफ्ट मूव किया, गियर मूव किया, लोड मूव किया। अब लोड 0 डिग्री से मूव करके 10 डिग्री पर आया। जब थीटा सी 10 डिग्री पे पहुंचेगा, तो अब जो यहाँ वोल्टेज मिलेगा वो 60 डिग्री और 10 डिग्री के डिफरेंस वाला मिलेगा, 50 डिग्री के प्रोपोर्शनल मिलेगा। हम लोगों ने जब पोटेंशियोमीटर को पढ़ा था तो हम लोग देखे थे कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू, ई जो वोल्टेज जो जनरेट होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिफरेंस, है ना, थीटा आर माइनस थीटा सी, इन दोनों के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा वोल्टेज मिलेगा मोटर को। तो अगर ये 10 डिग्री मूव कर गया है तो यहाँ पर वोल्टेज जो मिलेगा वो 50 डिग्री के करस्पॉन्डिंग मिलेगा, तो पहले से कम मिलेगा किसको, मोटर को। फिर भी अभी भी वोल्टेज मिल रहा है तो मोटर मूव करेगा, हालांकि टॉर्क कम हो जाएगी क्योंकि वोल्टेज कम हो गया। फिर और मूव किया, 20 डिग्री मूव किया तो और कम वोल्टेज मिला। मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा बट वो जो फोर्स है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। फिर 30 डिग्री अगर ये मूव कर गया तो यहाँ पर वोल्टेज 30 डिग्री करस्पॉन्डिंग, 40 डिग्री अगर ये मूव कर गया तो यहाँ पर वोल्टेज कितना, 20 डिग्री के करस्पॉन्डिंग, 50 डिग्री मूव कर गया तो 10 डिग्री के करस्पॉन्डिंग। मतलब धीरे धीरे जो इसको वोल्टेज मिल रहा है वो कम मिल रहा है, तो ये जो फोर्स लगा रहा है वो भी कम लगा रहा है ना। तो आपका जो मोटर है वो जो लोड है वो मूव तो कर रहा है, जो आपका सिंक्रोनस जनरेटर है मूव तो कर रहा है, बट उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि उसको फोर्स अब धीरे धीरे कम मिल रहा है और उसका अपना खुद का वजन है। जब ये लोड 60 डिग्री घूम जाएगा तब यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, दोनों सेम वोल्टेज पर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, मोटर विल नॉट मूव नहीं करेगा। आपको 60 डिग्री पर उसको रोकना था, वो 60 डिग्री पर ऑटोमेटिकली रुक गया। फिर जब आपको स्टार्ट करना है तो फिर से आप या तो इसको शिफ्ट कर लीजिए या इसको शिफ्ट कर लीजिए, इसको 0 पे कर लीजिए या इसको 120 पे कर लीजिए, जो भी है, और फिर से ऑन कीजिएगा, डिफरेंस रहेगा, फिर से वही कहानी रिपीट होगी। तो ये होता है कंप्लीट इसका वर्किंग डीसी सर्वो मोटर।
ठीक है। किस तरह से ये अपने आप को एंगुलर पोजीशन को एडजस्ट करता है वो हमने समझा। सब कमाल पोटेंशियोमीटर का है ना। आपने इधर ये जो एरो है ये लोड के साथ कपल्ड है, लोड जितना एंगल मूव करेगा उतना एंगल ये भी मूव करेगा, और ये जो थीटा आर है ये हम सेट करते हैं जितना पे हमको उसको रुकवाना है। तो हमने इसको 60 डिग्री पर सेट कर दिया, इसको 0 डिग्री पर रखे हुए हैं। जैसे ही हम ये करेंगे, यहाँ पर अगर कोई स्विच है बैटरी का, इस स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे वोल्टेज आएगा, मोटर मूव करेगा, लोड मूव करेगा। जैसे जैसे लोड मूव करेगा वैसे वैसे इन दोनों के बीच के एंगल का डिफरेंस कम होता जाएगा, वोल्टेज मोटर को कम मिलता जाएगा, और धीरे धीरे आपका जो लोड है वो रिक्वायर्ड एंगल पर आकर के स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम 120 डिग्री कर दें, इसको 0 डिग्री कर दें तो ये 120 डिग्री तक चलेगा। अब यहाँ पे एम्पलीफायर क्यों है? देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जब यहाँ पे मान लीजिए 60 डिग्री है और यहाँ पे मान लीजिए 55 डिग्री पे पहुंच गया है, तो अब जो यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि एंगल का डिफरेंस कितना है 5 डिग्री। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज जनरेट होगा वो बहुत कम मैग्नीट्यूड का होगा। उस वोल्टेज पर हो सकता है कि आपका मोटर चले ही ना, उतना कम वोल्टेज पे हो सकता है कि मोटर रन ही ना करे। तो यहाँ पर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगाते हैं जो कि उस वोल्टेज को इंक्रीज करके उस रेंज में लाता है कि मोटर चल सके, क्योंकि हर मोटर का एक अपना एक होता है ना, इसके कम पे कुछ भी नहीं होगा। तो उस हिसाब से ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगाया जाता है ताकि कम से कम अगर डिफरेंस अगर थोड़ा सा भी है तो इसको फोर्स, इसको टॉर्क मिलता रहे। बात समझ में आ गई? तो आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी सर्वो मोटर, इससे पहले हम यहाँ पर ऐसे कुछ बनाए हुए थे, है ना, वो भी होता है। यहाँ पर हमें डीसी जनरेटर था, ये था डीसी जनरेटर, है ना। उसमें क्या था कि जो यहाँ वोल्टेज मिलेगा, है ना, वो इस डीसी जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करेगा। जितना ज़्यादा वोल्टेज यहाँ, उतना ज़्यादा यहाँ फील्ड, उतना ज़्यादा यहाँ वोल्टेज जनरेट होगा और उतना ज़्यादा वोल्टेज इसको मिलेगा। तो दोनों ही बात जो है वो सेम ही है। ज़्यादातर लोग इसी को प्रेफर करते हैं कि डायरेक्टली इससे सप्लाई, तो इसी को हमने बना दिया। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, और यहाँ पे आर्मेचर कंट्रोल्ड क्यों कहा गया? क्योंकि जो हम वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं आर्मेचर को, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर की मदद से। पोटेंशियोमीटर की मदद से हम किसको कंट्रोल कर रहे हैं? आर्मेचर के सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, मोटर के आर्मेचर के सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए ये आर्मेचर कंट्रोल। अच्छा, एक और बात, सिर्फ सप्लाई देने से तो मोटर नहीं चलेगा, इसको एक फील्ड भी चाहिए, है ना। तो एक बात और हम आपको बता दें कि डीसी सर्वो मोटर में जनरली हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड या परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर्स का यूज करते हैं। यहाँ पे सीरीज मोटर या संट मोटर या कंपाउंड नहीं यूज होता है। ठीक है, डीसी सर्वो मोटर के लिए जो मोटर यूज होता है वो या तो परमानेंट मैग्नेट टाइप होगा या सेपरेटली एक्साइटेड टाइप होगा। तो इस मोटर का जो फील्ड वाइंडिंग, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है, इसका फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे दिखाया गया है RF, LF, IF, और ये कांस्टेंट रहेगा। इसका जिस बैटरी से भी सप्लाई है ये कांस्टेंट है। ठीक है, फील्ड कांस्टेंट है, फील्ड में कोई चेंज नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो ये प्रोड्यूस करके देगा दैट इज कांस्टेंट। लेकिन जो आर्मेचर करंट है या जो आर्मेचर पे जो सप्लाई आ रही है वो वैरी होगी ड्यू टू पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के कारण वो वेरिएशन होगा। समझ में आ गई बात? अब देखिए, तो ये सब तो हो गया। ठीक है, आर्मेचर कंट्रोल क्यों कहते हैं ये भी आप समझ गए। ओके, अब हम लोगों को ये देखना है कि इस सर्वो आप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, एंगल यहाँ चेंज हो रहा है उस हिसाब से हो रहा है। अब हम लोग इस पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी सर्वो मोटर को एक ब्लॉक डायग्राम का फॉर्म देंगे। ब्लॉक डायग्राम जो हम लोग पढ़े हैं कंट्रोल सिस्टम के पहले यूनिट में, सेकेंड यूनिट में सॉरी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के। तो हम इस पूरे के पूरे सिस्टम को एक ब्लॉक डायग्राम का फॉर्म देंगे, ब्लॉक डायग्राम के रूप में इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसका ट्रांसफर फंक्शन भी निकालेंगे। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन भी निकालेंगे हम लोग। अब देखिए इसका आउटपुट क्या है,
एंगुलर पोजीशन थीटा एम, यही आपका डिजायर्ड है और यही आपका आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कैसे इसका क्या रिलेशन बनता है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का। और इसमें जो इनपुट है वो है ये वी ए, यही इनपुट दे रहे हैं ना, ये इनपुट, ये पोटेंशियोमीटर से जो इनपुट जा रहा है वो क्या जा रहा है वी ए, और हमको जो फाइनल आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है थीटा एम। तो चूंकि ट्रांसफर फंक्शन होता है आउटपुट बाय इनपुट के टर्म्स में, इसलिए हम आपको बताएं कि इसका आउटपुट है थीटा एम, यहाँ थीटा सी थीटा आर ये सब तो है, लेकिन थीटा एम मैकेनिकल एंगल, और इनपुट है वी ए। तो आइए इसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे, और उसके लिए कुछ इक्वेशंस हमको डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 1 मिनट, देखिए ब्लॉक डायग्राम बनाने में सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं फ्लक्स की बात करते हैं, है ना। इस मोटर में जो फ्लक्स जनरेट करेगा वो ये फील्ड वाइंडिंग जनरेट करेगा, और हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू IF। प्रोपोर्शनल क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होगा BH कर्व आप जानते हैं, है ना। BH कर्व स्टार्टिंग में लीनियर होता है, उसके बाद ये नी पोजीशन आता है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। तो जब भी हम किसी मशीन को ऑपरेट करते हैं तो इस लीनियर रीजन में ही ऑपरेट करते हैं, क्योंकि इधर पूरा क्या है सैचुरेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। तो फ्लक्स जो है दैट इज, ये बात कर चुके हैं हम लोग उसको मशीन में, तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू IF। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू KF IF। ठीक है, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू IF एंड फ्लक्स इक्वल टू KF IF। दूसरी चीज हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ठीक है, थोड़ा इधर लिखें क्योंकि जगह की कमी पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू phi IA, हम लोग पढ़ चुके हैं डीसी मशीन में। तो इसको हम लिख सकते हैं कि TE इज प्रोपोर्शनल टू phi के जगह KF IF IA कर सकते हैं। ओके, इसका प्रोपोर्शनलिटी अगर तोड़े तो TE इज प्रोपोर्शनल टू K1 सॉरी TB इज इक्वल टू K1 KF IF IA, करेक्ट। अब इस पार्टिकुलर मेथड में यानी कि आर्मेचर कंट्रोल्ड में IF जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो K1 KF IF सब के सब कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं TE इक्वल टू KTIA, KTIA। ठीक है, KTIA टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, अगर हम लोग इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो ये हो जाएगा TES इक्वल टू KT इंटू IA। ठीक है, अब देखिए TE और IA, अगर हम सिर्फ इस इक्वेशन का, दिस इज इक्वेशन 1, अगर हम सिर्फ इस इक्वेशन का ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? इसमें सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा इनपुट कौन है आउटपुट कौन है। तो इनपुट कौन है करंट, और आउटपुट क्या है टॉर्क, है ना। करंट आपको जो मतलब करंट आएगा तभी तो टॉर्क मिलेगा आपको। तो इनपुट है करंट, आउटपुट है टॉर्क, और ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन होता है आउटपुट बाय इनपुट, यानी कि TES बाय IAS, आउटपुट बाय इनपुट। तो ये कितना आ जाएगा KT। तो इस इक्वेशन नंबर 1 का हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, हम ब्लॉक डायग्राम कैसा बना सकते हैं? IAS KT, IAS KT, और यहां पे TES या TMS मैकेनिकल टॉर्क या जो भी है। ठीक है, तो IAS KT TES ये हो जाएगा आपको पहले इक्वेशन का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, अब दूसरा जो इक्वेशन हम बनाने जा रहे हैं वो इसमें KVL लगा के, KVL अप्लाइंग KVL इन लूप।
applying KVL in motor circuit, motor armature circuit। देखिए क्या होगा, VA इक्वल टू IARA प्लस LA इंटू DIA बाई DT प्लस EB। अब टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, VAS इक्वल टू IAS इंटू RA प्लस इसका लैप्लास क्या हो जाएगा, S इंटू LA इंटू IAS प्लस EBS। ठीक है, अब इससे पहले कि हम लोग इस इक्वेशन में कुछ ऐड करें, आपको एक और चीज लेके चलते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि जो बैक ईएमएफ होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू फाई ओमेगा एन, पढ़े हम लोग डीसी मशीन में। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि EB इक्वल टू KB इंटू फाई ओमेगा एम। ठीक है, अब फ्लक्स भी कांस्टेंट है, हम लोग यहाँ देख चुके हैं कि फ्लक्स इक्वल टू KFIF, तो फ्लक्स भी पूरा का पूरा कांस्टेंट है क्योंकि फील्ड वाइंडिंग कांस्टेंट है। तो इस पूरे को अगर हम एक अलग कांस्टेंट लिखें, EB इक्वल टू KB डैश इंटू ओमेगा एम लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट EB इक्वल टू, एक और चीज लिख सकते हैं, जो ये ओमेगा एम क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, और हम लोग को पता है, आपको पता होगा कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एम इज इक्वल टू डी थीटा एम बाई डी टी, ये होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं डी थीटा एम बाई डी टी। अब टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, EBS इक्वल टू KB डैश इंटू S इंटू थीटा MS, KB डैश इंटू S इंटू थीटा MS। अब ये जो वैल्यू आया EBS का, इसको हम लोग पुट करेंगे किसमें, इसमें। ठीक है, तो अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए जरा, VAS इक्वल टू, यहां से IAS कॉमन ले लें तो IAS इंटू RA प्लस SLA प्लस S इंटू KB डैश इंटू थीटा MS। ठीक है, अब अगर हम इसको इधर माइनस लाएं तो क्या हो जाएगा, देखिए VAS माइनस S इंटू, क्यों माइनस लाएं इसको हम बता रहे हैं आपको, इंटू थीटा MS इक्वल टू IAS इंटू RA प्लस SLA। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए एक्चुअली हम लोग को ये पता है कि जो हमारा इनपुट है वो है VA, इनपुट क्या है, VA, और जो हमारा आउटपुट है वो है थीटा एम, मैकेनिकल एंगल है ना, मैकेनिकल एंगल हमारा क्या है, आउटपुट है। और चूंकि ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, इसका मतलब है कि थीटा एम जो एक्चुअल आउटपुट होगा उसका कुछ इंफॉर्मेशन फीडबैक होगा इनपुट में। ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन कुछ इनपुट में फीडबैक होगा। ठीक है, और इनपुट में फीडबैक होगा नेगेटिव फीडबैक। तो यहां पे ये जो इक्वेशन आया, हम EBS की वैल्यू भी यहां पुट कर दिए। अब ये थीटा MS है, एंगुलर पोजीशन, और ये इक्वेशन बना, तो ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ठीक है, अगर हम इसको इधर लाएंगे तो वो जो फॉर्म बनेगा इक्वेशन का, जो ये बना है, ये एक फीडबैक वाला कुछ फॉर्म बनेगा। देखिए एक्चुअली क्या है कि हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में अभी जो हम लोग देख रहे हैं इसमें, उसमें हम लोग 3-4 इक्वेशन निकालेंगे।
3 इक्वेशन निकालेंगे एक्चुअली, और 3 इक्वेशन से 3 ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, और फाइनली जो टोटल ब्लॉक डायग्राम होगा, फाइनल ब्लॉक डायग्राम होगा डीसी सर्वो मोटर का, वो उन सब का कॉम्बिनेशन होगा। तो अभी जो हमने पहला इक्वेशन निकाला वो करंट और टॉर्क के बीच का है ना, कि TES इक्वल टू KT इंटू IAS। ठीक है, तो हमको पता है करंट इनपुट होगा, टॉर्क आउटपुट होगा, तो उसका ब्लॉक डायग्राम बन गया। अब जो दूसरा हम इक्वेशन निकाले हैं यहाँ पर, ये है फीडबैक वाला इक्वेशन, है ना, क्योंकि VS आपका इनपुट है और थीटा m क्या है, आउटपुट है, और यहाँ पर VS माइनस S इंटू KB डैश थीटा MS जो है, ये एक फीडबैक लूप वाला काम करके बताएगा। कैसे देखते हैं अभी, और IAS इंटू RA प्लस SLA। तो इनपुट होगा VA, उसमें फीडबैक आएगा ये, और फिर उनका आउटपुट क्या होगा, IA। मेरे बात, इनपुट होगा VA, उसमें चूंकि माइनस है तो एक फीडबैक आएगा, निगेटिव फीडबैक, ये SKB डैश थीटा MS, और फिर उसका रिजल्टेंट होगा IAS इंटू RA प्लस SLA। तो जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो क्या होता है, जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है आउटपुट बाय इनपुट, यानी कि ये जो है ये आपका आउटपुट है, तो IAS डिवाइडेड बाय, और ये जो पूरा है ये आपका इनपुट है, तो IAS डिवाइडेड बाय VAS माइनस S इंटू KB डैश इंटू थीटा MS इक्वल टू 1 अपॉन RA प्लस SLA। ठीक है, ये जो है ये IAS जो है ये आपका आउटपुट है। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, इनपुट है। तो जब हम लोग को ब्लॉक डायग्राम बनाना है तो हमको आउटपुट बाय इनपुट का ट्रांसफर फंक्शन करना है, तो IAS डिवाइडेड बाय इस पूरे करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाय RA प्लस SLA। अब ये जो आप देख रहे हैं ये इक्वेशन 2 ये है, ये भी इक्वेशन 2 ही है, इससे हम लोग ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाएंगे उसको आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए उसको बनाने के लिए हम लोग सिंपल यूज करेंगे जो हम लोग ब्लॉक डायग्राम जानते हैं। ठीक है, इनपुट यहाँ पर होगा VAS, और उसमें फीडबैक आएगा ये वाला SKB डैश थीटा MS का, और उसके बाद आउटपुट निकलेगा IAS। कैसे, देखिए जस्ट कैसे होगा, देखिए ये इनपुट हो गया VAS, एक समिंग पॉइंट, और इसमें निगेटिव फीडबैक में आ रहा है आपको S KB डैश इंटू थीटा MS। ठीक है, और अब यहां से जो मतलब ये इनपुट हो गया और IAS आपका आउटपुट है। ठीक है, तो यहां पर एक ब्लॉक लगेगा, ये IAS। ठीक है, और यहां पर एक ब्लॉक लगेगा 1 बाई RA प्लस SLA का। ठीक है, 1 बाई RA प्लस SLA का। तो ये इक्वेशन 2 को रिप्रेजेंट करने वाला ब्लॉक डायग्राम ये हो गया। अब ये जो हमने बनाया है IAS KT, यहां से निकला IAS। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो पाया है ब्लॉक, वो भी तो इसी का पार्ट है। तो अब क्या होगा कि अब अगर हम इस ब्लॉक को और इस ब्लॉक को मिलाएंगे तो यहां पर तो IAS निकला। अब यहां पर IAS KT फिर T, तो यहां पर आगे ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहां पे लगाएंगे, मतलब हम इसको मिटा देंगे। फिर हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ KT हो जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, TS। समझ में आई ना। तो इस तरह से हम लोग एक और अभी ग्राफ बनाना बाकी है ब्लॉक, उसके बाद हम लोग तीनों को कंबाइन करके फाइनल ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमने एक रिलेशन निकाला IAS और TE के बीच का और उसका ब्लॉक डायग्राम पता चल गया। एक रिलेशन निकाला VA और जो फीडबैक है वो और IA के बीच का। अब एक और रिलेशन हम लोगों को निकालना है। वो जो रिलेशन है वो एक मैकेनिकल इक्वेशन है ना, दैट इज ए मैकेनिकल इक्वेशन, जिसको कि डायनेमिक इक्वेशन भी कहते हैं। मतलब किसी भी मोटर का जो
मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके फ्रिक्शन वगैरह के टर्म्स में, है ना, मोटर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फ्रिक्शन वगैरह के टर्म्स में जो इक्वेशन होता है वो आपको पता नहीं होगा आपको, लेकिन उसको आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। उससे हम लोग तीसरा इक्वेशन निकालेंगे और उसको जब निकाल लेंगे तो वो हमारा तीनों इक्वेशन मिल करके पूरे के पूरे ब्लॉक डायग्राम को कंप्लीट कर देगा। तो आइए देखते हैं वो इक्वेशन। देखिए ये डायनेमिक इक्वेशन जिसके बारे में बात कर रहे थे वो ये है, Tm मैकेनिकल टॉर्क इक्वल टू जे। जे क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डी स्क्वायर थीटा एम एफ नॉट। एफ नॉट क्या है? फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू डी थीटा एम बाई डी टी। दिस इज डायनेमिक इक्वेशन। ये हर मोटर के लिए एप्लीकेबल होता है, मैकेनिकल इक्वेशन है। इसका अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो टी एम एस इक्वल टू एस स्क्वायर जे थीटा एम एस प्लस एस एफ नॉट थीटा एम एस। इसमें से थीटा एम एस कॉमन ले लें तो एस स्क्वायर जे प्लस एस एफ नॉट। अब ये टॉर्क है और ये मैकेनिकल एंगुलर पोजीशन है, ठीक है। तो टॉर्क आपका इनपुट होगा और एंगुलर पोजीशन क्या होगा? आउटपुट होगा। तो यहाँ पर आउटपुट बाय इनपुट करें तो 1 बाई एस स्क्वायर जे प्लस एस एफ नॉट आएगा। ये जो इक्वेशन 3 है इसका जब ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो ये होगा और ये होगा। तो ये तीन ब्लॉक डायग्राम आपके सामने हैं। एक है IAS KT TES, एक है ये वाला जो कि IAS दे रहा है, और एक है TMS थीटा MS। अब देखिए ये है T इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और ये है TM मैकेनिकल टॉर्क। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है लॉस के कारण, जैसा हम लोग देखे भी थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होता है उसमें से जब हम लोग फ्रिक्शनल लॉस और बियरिंग वगैरह को हटा देते हैं तो मिलता है मैकेनिकल टॉर्क। लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा उस लॉस को नेग्लेक्ट करके इन दोनों को सेम लेते हैं। तो आप इन तीनों को देख करके आप सोच सकते हैं कि यहाँ से IAS है, IAS में KT लगा दें तो TE मिल जाएगा या TM मिल जाएगा, और उसमें ये लगा दें तो थीटा M मिल जाएगा, और थीटा M से फिर एक फीडबैक लगा दें तो ये हो जाएगा। हो सकता है। आइए उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं जिससे कि ये आपका जो ब्लॉक डायग्राम है ये ब्लॉक डायग्राम कंप्लीट हो जाए। देखिए ठीक है, तो ये इसमें ये कर दिए तो IA मिल गया, इसमें KT को ला दिए तो TM मिल गया, और TM वैसे T है, TM मैंने आपको कहा है कि सेम ही है लगभग, और इसमें फिर ये ब्लॉक को इंक्लूड कर ले थीटा M मिल गया। अब इसके फीडबैक लूप को कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या इनपुट जा रहा है? एस के बी डैश इंटू थीटा एम एस। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? इसको रहने दीजिए 1 मिनट। यहाँ पे इनपुट है एस इंटू के बी डैश इंटू थीटा एम एस। यहाँ से अगर हम आउटपुट से अगर हम ये लाएं और यहाँ पर एस इंटू के बी डैश को मल्टीप्लाई करें तो जैसा हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में पढ़ चुके हैं, यहाँ से थीटा एम आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, और तब यहाँ पे क्या जाएगा? एस के बी डैश इंटू थीटा एम जाएगा। तो ये जो आप कंप्लीट एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम देख रहे हैं ये है किसका? ये है डीसी सर्वो मोटर का आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी सर्वो मोटर का ये है क्लोज लूप ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। अब इसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकलेगा आप समझ सकते हैं। इसको रिड्यूस, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद GS अपॉन 1 प्लस GS करके इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। तो आइए उसका ट्रांसफर फंक्शन हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सीधे ट्रांसफर फंक्शन आपको यहाँ लिख के बताते हैं। जो आपको ट्रांसफर फंक्शन आएगा वो आएगा थीटा एम एस अपॉन वी एस इक्वल टू के टी अपॉन एस इंटू एस जे प्लस एफ नॉट आर ए प्लस एस एल ए प्लस एस के टी के बी डैश, ये आएगा। अब यहाँ भी एस है और यहाँ भी एस है, इन दोनों में से एस को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एस जे प्लस एफ नॉट इंटू आर ए प्लस एस एल ए प्लस के टी के बी डैश। आप यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। नोट्स में आपको यहीं तक मिलेगा, हालांकि आप इसके बाद भी चाहें फाइनल एक्सप्रेशन इसके बाद का है वो भी ला सकते हैं, बट यहाँ तक भी ला करके आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है कि जो आर्मेचर सर्किट होता है मोटर का, जो डीसी मोटर का जो आर्मेचर होता है उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इंडक्टेंस।
इंडक्टेंस से कंपैरिजन में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो अगर इंडक्टेंस को हम नेग्लिजिबल मान लें, अगर LA को हम इक्वल टू 0 कर दें, फॉर आर्मेचर सर्किट LA इज वेरी स्मॉल, लेट LA इक्वल टू 0। अगर LA को 0 कर देंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पर RA आ जाएगा, और RA को अगर कॉमन लेके ऊपर लेके चले जाएं, RA को कॉमन ले लें, ऊपर लेके चले जाएं, तो क्या हो जाएगा KT अपॉन RA, और RA को ये LA 0 हो जाएगा ना, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आप RA को बाहर लेंगे, ठीक है, इससे अगर RA को हम यहाँ बाहर लेंगे, ठीक है, तो पूरा बाहर कर लेंगे, है ना, RA को अगर इसके पूरा बाहर ले आएंगे तो KT इंटू KB डैश बाई RA हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर था क्या, यहाँ पर था RA प्लस SLA, और हम करें LA 0 हो गया, RA इंटू दिस हो गया, RA को अगर पूरा बाहर लेंगे तो KT इंटू KB डैश बाई RA हो गया, उसको ऊपर लेंगे KT अपॉन RA इंटू ये आ गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, S से सबको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा S² प्लस SF0 प्लस SKT KB डैश इंटू RA। अब यहाँ पे भी S है, यहाँ पे भी S है, इन दोनों से S को कॉमन ले लेंगे, तो F0 प्लस KT इंटू KB डैश बाई RA। अब ये जो टर्म होता है F0 प्लस KT इंटू KB डैश अपॉन RA, इस पूरे टर्म को, ये तो आपका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है और ये उसमें कुछ ऐड हो रहा है, इस पूरे टर्म को एक अलग टर्म का नाम देते हैं F, टोटल फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट F, ठीक है। तो इस पूरे के बदले क्या हो गया F, सिंस F इक्वल टू F0 प्लस दिस, तो S इंटू F, ये आ गया KT अपॉन RA। फिर क्या करते हैं, SF को नीचे से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो SF कॉमन लेके S को ये करने देते हैं, F को ऊपर लेके चले जाते हैं, तो KT बाई RA इंटू F, SF कॉमन लेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ से S कॉमन निकलेगा, J बाई F आ जाएगा। अब यहाँ पर KT अपॉन RAF जो है, इसको एक अलग नाम देते हैं Km, दिस इज कॉल्ड एज मोटर गेन कांस्टेंट, Km is called as motor gain constant and that is equal to KT upon RA into F, motor gain constant KT upon RA into F, ठीक है। और ये जो है J by F, इस J by F को कहते हैं टाउ M, J by F क्या है, टाउ M, और टाउ M क्या है, मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट, J by F क्या है, टाउ M, और ये क्या है, मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट, मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट, ठीक है, टाउ J by F, तो इसको हम टाउ लिख दिए, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा Km अपॉन S इंटू S टाउ M प्लस 1, ठीक है। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन ये है स्पेशल केस लेकर के, हालांकि यहाँ पर भी इसको आप एंड कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपको ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज जो फाइनल आपको ट्रांसफर फंक्शन आया वो भी आ गया, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर पोजीशन और Vs के टर्म में। इसी में अगर एंगुलर वेलोसिटी का पूछे कि एंगुलर वेलोसिटी और Va के बीच का ट्रांसफर फंक्शन, तो इस S को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दे, S इंटू थीटा ms कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा ms हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि ओमेगा m इक्वल टू डी थीटा m अपॉन डी टी, तो लैप्लास लेंगे तो ओमेगा m इक्वल टू S इंटू थीटा m हो जाएगा। तो इस S को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लेके चले जाएं तो आपको एक्सप्रेशन जो बन जाएगा वो बन जाएगा ओमेगा ms का। अगर हम यहाँ से S को हटा दें तो ये जो एक्सप्रेशन आ गया, ये आ गया ओमेगा S अपॉन Vs का, सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपको आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी सर्वो मोटर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फील्ड कंट्रोल्ड डीसी सर्वो मोटर। फील्ड कंट्रोल्ड सर्वो मोटर में आप देखिए सब कुछ सेम है। आर्मेचर कंट्रोल में क्या होता है कि हम लोग आर्मेचर करंट को वैरी करते हैं, आर्मेचर वोल्टेज को वैरी करते हैं पोटेंशियोमीटर की मदद से, और फील्ड कंट्रोल में हम क्या करते हैं कि आर्मेचर को तो कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग में जो सप्लाई है उसको वैरी करते हैं। मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग से जो सप्लाई है उसको वैरी करते हैं ताकि फ्लक्स वैरी हो, फ्लक्स वैरी होगा तो टॉर्क वैरी हो जाएगा, क्योंकि T इज प्रोपोर्शनल टू फाई IA। तो टॉर्क को वैरी करना है तो दो पॉसिबिलिटी है, फ्लक्स को वैरी करें चाहे आर्मेचर करंट को वैरी करें। तो आर्मेचर करंट को वैरी करने वाला जो मेथड है वो था आर्मेचर कंट्रोल, और फ्लक्स को वैरी करने वाला जो मेथड है वो है फील्ड कंट्रोल। अब जब एक था तो दूसरा क्यों आया तो वो हम लोग देखेंगे अभी जस्ट। बट फील्ड कंट्रोल में क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए पोटेंशियोमीटर के इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एम्पलीफायर के बाद कहाँ जा रहा है,
फील्ड वाइंडिंग में। ये क्या है, RF LF क्या है, ये है DC मोटर का सेपरेटली एक्साइटेड जो वाइंडिंग है उसका फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका मोटर है उसके आर्मेचर को सप्लाई एक कांस्टेंट सोर्स से दिया जा रहा है, मतलब IA यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है ना। मोटर के आर्मेचर को हम सप्लाई दे रहे हैं कांस्टेंट सोर्स से, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे वैरी क्या होगा, यहाँ पे वैरी होगा फील्ड करंट डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ थीटा आर एंड थीटा सी। थीटा आर और थीटा सी में जो वेरिएशन होगा उससे फील्ड करंट की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनपुट है आपका वो है IF और जो आउटपुट होगा वो थीटा एम होगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही बात है, जब स्टार्टिंग में आप इसको 0 पे सेट किए हुए हैं तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम होगा, है ना, मैक्सिमम होगा, यानी कि करंट भी इसको मैक्सिमम मिल रहा होगा तो टॉर्क भी मैक्सिमम लगेगा, मूव करेगा तेजी से। जैसे ये मूव करेगा लोड भी मूव करेगा तो थीटा सी भी मूव करेगा, एंगुलर डिफरेंस कमेगा तो यहाँ वोल्टेज कमेगा तो फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई कमेगी, और फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई कमेगी तो फ्लक्स कम जनरेट होगा तो फोर्स कम लगेगा। तो धीरे धीरे जब ये मूव करके जब दोनों सेम हो जाएंगे उस समय यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, मशीन आपका रुक जाएगा, सिंपल। तो आर्मेचर कंट्रोल में क्या होता है कि पोटेंशियोमीटर से जो आउटपुट निकलता है उसको एम्पलीफायर के बाद सीधे हम लोग मोटर के आर्मेचर सर्किट में डाल देते हैं, और फील्ड कंट्रोल में क्या होता है कि एम्पलीफायर से जो आउटपुट निकलता है उसको हम लोग मोटर के फील्ड वाइंडिंग में डाल देते हैं, ठीक है। अब ये तो आप समझ गए, इसका भी ब्लॉक डायग्राम और ये देख लेते हैं। तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू IF, यहाँ भी होगा फाई इक्वल टू KF IF लिख सकते हैं, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई IA, तो फाई की जगह लिख सकते हैं KF IF IA, और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी आता है तो K1 KF IF IA। अब यहाँ पे IA कांस्टेंट है, आर्मेचर कंट्रोल में IF कांस्टेंट था, यहाँ पे IA कांस्टेंट है, तो K1 KF IA ये तीनों कांस्टेंट को मिला के लिख दिए KT, तो TE इक्वल टू KT इंटू IF, ठीक है। इसका लैप्लेस ले लें तो TES इक्वल टू KT इंटू IFS, फर्स्ट इक्वेशन। अब IF इनपुट है और TE क्या है, आउटपुट है, तो इन दोनों का आउटपुट बाई इनपुट जब करेंगे तो इसको नीचे लाएंगे तो KT मिलेगा, तो IF KT TES, एक ब्लॉक तो ये बन गया, करंट और टॉर्क के बीच का मिल गया आपको, ठीक है। दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, दूसरा इक्वेशन मिलेगा आपको इससे, इसके KVL से, और तीसरा मिलेगा डायनेमिक इक्वेशन से। आइए उसको करके इसको कंप्लीट करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा इसमें KVL का, ठीक है। वो लास्ट फिगर में IF तो दिखा है, EF नहीं दिखा है। EF क्या है, फील्ड वोल्टेज, जो पोटेंशियोमीटर जो एम्पलीफायर के बाद जो वोल्टेज दे रहा है वो है EF, फील्ड वोल्टेज, और IF क्या है, करंट है। तो ये जो फील्ड सर्किट है इसमें अगर हम KVL लगाएं, ये जो फील्ड सर्किट है इसमें अगर KVL लगाएं, तो इसमें अगर KVL लगाएंगे तो ये हो जाएगा EF इक्वल टू IF RF प्लस LF DIF बाई DT, ठीक है। अब इसका अगर आप लैप्लेस लें तो EFS इक्वल टू IFS RF प्लस SLF IFS, RFS कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा। अब EF इनपुट होगा, IF इसका आउटपुट होगा, तो आउटपुट बाई इनपुट अगर करेंगे तो 1 बाई RF प्लस SLF ऐसा आएगा। इसका ब्लॉक डायग्राम कैसा होगा, इनपुट EFS हो गया, आउटपुट IFS हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तीसरा इक्वेशन डायनेमिक इक्वेशन बनेगा, TM इक्वल टू J d2 थीटा m बाई dt2 प्लस ये, इसका लैप्लेस लेंगे ये आ जाएगा, और इसका ब्लॉक ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब ये तीन है। अब देखिए इनपुट जो है आपका, जो एकदम इनपुट है वो है EF, तो EF से IF का आपको मिल गया ब्लॉक, अब IF से टॉर्क का मिल गया ब्लॉक, और टॉर्क से थीटा का मिल गया ब्लॉक। तो इन तीनों को हम कंबाइन कर देंगे तो हमको रिजल्टेंट ब्लॉक डायग्राम मिल जाएगा। देख लेते हैं, देखिए तो ये इसका कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होगा। EFS ये ब्लॉक आया जो हम लोग देख चुके हैं, वहां से IFS मिलेगा, उसके बाद KT तो TE मिलेगा, T इक्वल टू TM, और वहां से फिर ये तो थीटा m मिलेगा, ठीक है। ये है फील्ड कंट्रोल्ड का ब्लॉक डायग्राम। अब इसका अगर आप सिंपल ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो ये आएगा, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन अगर आप इसको
अगर आपको उसको टाइम कांस्टेंट वगैरह के फॉर्म में लाना है तो आप ऐसा कीजिए, इसमें से F0 को कॉमन ले लीजिए और ऊपर ले जाइए। तो F0 कॉमन लेंगे तो S इंटू जे बाई F0 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में आप यहाँ से RF को कॉमन लीजिए, तो RF को कॉमन लेंगे तो ऊपर में जाए KT अपॉन RF इंटू F0, ये फॉर्म आ जाएगा। अब KT अपॉन RF इंटू F0 हम लोग लास्ट में भी देखे थे, उसको कहते हैं मोटर गेन कांस्टेंट, है ना, KM। KT अपॉन RF इंटू F0 मोटर गेन कांस्टेंट, तो ऊपर वाले को लिख सकते हैं KM। ये जो J बाई F है ये उसमें भी आया था, मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट, तो J बाई F0 जो भी है ये क्या है, दिस इज मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट, तो यहाँ पर भी आ गया। एक और नया यहाँ पे टाइम कांस्टेंट आ रहा है, LF बाई RF वाला जो है, टाउ F प्लस 1। देखिए आर्मेचर कंट्रोल में ये टर्म इसलिए नहीं आया क्योंकि उसमें हम लोगों ने इंडक्टेंस को 0 ले लिया। यहाँ पर भी अगर इंडक्टेंस को 0 ले लेंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। आर्मेचर में क्या होता है, आर्मेचर कंट्रोल्ड में इंडक्टेंस 0 होता है, मतलब बहुत कम होता है रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, है ना, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाता है। लेकिन फील्ड कंट्रोल में ये 0 नहीं होता है, उसमें तो फ्लक्स ही बनाना है, तो ये रहता है, इसलिए इसका ये है। इसलिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि मतलब जो आपका आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर है वो उसके एक्सप्रेशन में कितने टाइम कांस्टेंट है, या वो सिंगल टाइम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है कि डबल है कि ट्रिपल है। तो उसमें एक ही टाइम कांस्टेंट था, सिर्फ मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट। लेकिन जो फील्ड कंट्रोल्ड टाइप सर्वो डीसी सर्वो मोटर है वो डबल टाइम कांस्टेंट वाला एक्सप्रेशन है, उसमें दो टाइम कांस्टेंट, एक मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट, एक फील्ड वाइंडिंग टाइम कांस्टेंट, ठीक है, एक बात। दूसरी बात एप्लीकेशन की बात जहां तक आती है, तो देखिए जो आर्मेचर कंट्रोल्ड वाला जो एक्सप्रेशन था उसमें ये नहीं था, है ना, और उसके केस में जो आर्मेचर के वाइंडिंग का जो टाइम कांस्टेंट होगा वो होगा LF अपॉन RF, ठीक है, तो टाउ इक्वल टू LF अपॉन RF। तो चूंकि आर्मेचर के टाइम कांस्टेंट में LF की वैल्यू बहुत कम होती है और RF की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो उसका टाइम कांस्टेंट काफ़ी कम होता है आर्मेचर कंट्रोल्ड का। जबकि आप फील्ड वाले में आए तो LF अपॉन RF, है ना, इसमें दोनों वैल्यूज होती हैं, तो मतलब टाउ F कुछ होगा। अब क्या है कि टाइम कांस्टेंट जितना कम रहेगा, है ना, उतना आपके मशीन का डायनेमिक रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा। डायनेमिक रिस्पॉन्स अच्छा का मतलब कि जैसे यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर कुछ वोल्टेज चेंज करके देता है ना, तो वोल्टेज चेंज हो तो उसका प्रभाव जितना जल्दी दिखे, है ना, वोल्टेज चेंज हुआ और फील्ड वाइंडिंग तुरंत फ्लक्स देने लगा, या आर्मेचर तुरंत वोल्टेज का अपना काम करने लगा। चेंज में जो आपने ट्रांजिट में पढ़ा होगा कितनी जल्दी रिस्पॉन्स दे रहा है, वो होता है डायनेमिक रिस्पॉन्स। टाइम कांस्टेंट जितना कम होगा उतना डायनेमिक रिस्पॉन्स अच्छा होगा, यानी कि आर्मेचर कंट्रोल्ड वाले का डायनेमिक रिस्पॉन्स अच्छा होता है, फील्ड कंट्रोल्ड वाले का डायनेमिक रिस्पॉन्स स्लो होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको एक चीज यहां पर ध्यान में रखना होगा कि जो फील्ड कंट्रोल्ड टाइप जो आपका डीसी सर्वो मोटर है उसके केस में जो डायनेमिक रिस्पॉन्स है वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू आर्मेचर कंट्रोल्ड टाइप। तो जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि स्लोअर फील्ड के लिए स्लोअर डायनेमिक रिस्पॉन्स ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट इन कंपैरिजन टू आर्मेचर कंट्रोल, ठीक है। तो ये भी पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ और इसी के बेसिस पर हम लोग ये भी करते हैं कि कहाँ पे फील्ड कंट्रोल यूज़ करेंगे, कहाँ पे आर्मेचर कंट्रोल, ठीक है। तो वो सब बहुत ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फील्ड कंट्रोल भी खत्म हो गया और यहाँ पर आपका डीसी सर्वो मोटर भी खत्म हो गया। अगली बार जब इसमें आएंगे तो पढ़ेंगे एसी सर्वो मोटर, ठीक है। तो चाहे फील्ड कंट्रोल आपके एग्जाम में आए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट्स में ये नहीं जाएगा। तो चाहे फील्ड कंट्रोल आए चाहे आर्मेचर कंट्रोल आए, यू कैन राइट एनी वन ऑफ देम, दोनों एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू।